हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक डिटर्मिनेंट, तो उसमें हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। तो हम अगली एक्सरसाइज से बढ़ने से पहले उससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सारणिक के गुण क्या होते हैं। सारणिक के गुणधर्म, सबसे पहले सारणिक के गुणधर्म जान लीजिए क्या होते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला गुण होता है, आपका पहला गुण, सारणिक का जो पहला गुण होता है, यह बताया गया है कि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का यदि प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का जो मान होगा वो शून्य होगा, यह बताया गया है। तो देखिएगा, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई सारणिक हमको दे दिया गया, जैसे ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और ये 0 0 0 दिया गया है। इसके किसी, इसमें यह भी बताया गया किसी पंक्ति या स्तंभ, तो ये भाई हमारी पंक्तियां होती है, स्तंभ होते हैं। तो यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि शून्य है तो उस सारणी का जो मान होगा वो शून्य होता है। देखिए कैसे होता है, यहां से जैसे इसके सापेक्ष अगर हम चाहें तो इस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दें या पहली पंक्ति के सापेक्ष आप प्रसार कर लीजिए। तो यहां से अगर हम देखें तो 1, तो ये कैंसिल हो जाते हैं भाई। तो 5 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 6 0 का गुणा 0 हो जाएगा। फिर माइनस, भाई प्लस माइनस प्लस क्रम चलता है, सारणिक का चिन्ह जो है आपको बताया जा चुका है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए इसके नीचे के अवयव और इसके आमने सामने के अवयव ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 ये और 2 ये 4 अवयव बचेंगे। तो 0 का 4 से गुणा 0, 0 का 6 से गुणा 0 हो जाएगा। फिर यहां से अब +3 इसके सापेक्ष जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से 4 और 0 का गुणा 0 आएगा और -5 और 0 का गुणा 0 आएगा। तो इस तरीके से देखें तो ये 1 गुणे 0 -2 गुणे 0 मिला और +3 गुणे 0 मिला। तो इसका जो टोटल मान हुआ वो 0 0 मिल गया, यानी इसका जो मान हुआ वो आपका 0 हुआ। तो इसका कहने का मतलब यही है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का जो मान होगा वो आपका शून्य होगा। तो ये हुआ इसका पहला गुण। इसका दूसरा गुण देखिएगा, तो इसका जो दूसरा गुण होता है आपका सेकंड, इसमें यह होता है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि आपको दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये होता है। ये सारणी का जो मान होगा वही जो है इसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। देखिए ये हमारी पंक्ति थी, इसको स्तंभ में बदलें तो A1 B1 और C1 हो जाएगा। ये पंक्ति है A2 B2 C2 हो जाएगा। ये पंक्ति है A3 B3 और C3 हो जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जितना इस सारणी का मान होगा उतना ही इस सारणी का मान होगा। आप इन दोनों का प्रसार करके देख सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी यही हुई कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी थर्ड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब यह हुआ कि यदि वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें, ये आपको दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये दिया गया। अगर इनके 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो यहां पर हम पंक्तियां बदल रहे हैं, यानी 2 पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं। तो देखिएगा परस्पर बदल रहे हैं इनको, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 और A1 A2 A3, ये हो गया। और ये C1 C2 C3 ऐसे रहेगा। तो देखिए ये प्लस सारणी था और इसका जो चिन्ह हो गया वो माइनस हो गया। तो सारणी का जो चिन्ह है वो आपका बदल जाता है। इसी प्रकार अगर स्तंभों में अगर हम देखें, स्तंभों के लिए जैसे आपको दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदल दीजिए। तो देखिएगा किन्हीं 2 स्तंभों को अगर हम परस्पर बदलेंगे तो इसका मान जो है माइनस हो जाएगा।
इसको पहला बना लेते हैं, A2 B2 C2, ये दूसरा पहला हो गया और पहला जो है वो दूसरा हो गया आपका, और ये A3 B3 और C3 ये हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब ये हुआ, अगर प्लस में सारणी थी तो माइनस में हो जाएगी, और यदि माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी। तो ये होगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वांगसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दिया गया, चौथी प्रॉपर्टी आपकी है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये आपको दे दिया गया, इसका मान जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसमें इसकी दो पंक्तियां जो है वो सर्वांगसम होती हैं। ये प्रॉपर्टी है आपकी। आप इसको सिद्ध करना, जैसे मैंने आपको पहला बताया, प्रसार करके आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आप इसका प्रसार करके इसको चेक भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं कि सही है या गलत। इसी प्रकार अगर दो स्तंभ, जैसे हम बात करें इसमें देखें, अगर A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो यहां भी देखिए दो जो है स्तंभ वो सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब यह हुआ कि उसकी सभी बीमाएं समान होनी चाहिए। तो समान का मतलब क्या है कि इसका प्रत्येक अवयव, इसमें बीमा क्या है, इसके अवयव ही इसके बीमाएं होती हैं। तो यहां पर जो अवयव है इस सारणी के वो बीमाओं का ही काम करेंगे। तो यहां पर जो अवयव है वो अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभों के जो अवयव हैं अगर वो समान हैं तो उस सारणी का जो मान होगा वो आपका शून्य होगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी पांचवी, वो आपको क्या बताई गई है? पांचवी प्रॉपर्टी उसने ये कहा है कि यदि किसी सारणी कि एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों का किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी का मान जो है भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ, यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। यह हुआ, जैसे आपको दिया गया है, हम यहां पर यह मान लेते हैं कि जैसे एक संख्या है k A1 k B1 k C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 ये सारणी है। इसमें देखिए जो पहली पंक्ति है इसको जो है इसके प्रत्येक अवयव को k से गुणा किया गया। तो इस सारणी के जो मान होगा, सारणी का मतलब ये क्या था, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसके मान में भी जो है वो उसी संख्या से गुणा हो जाता है। ये थी आपकी पांचवी प्रॉपर्टी। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, अभी प्रसार करके चेक कर लीजिए। प्रसार करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे हम लोग प्रसार करके किसी सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से उसकी पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ, ये भाई यहाँ पे मैंने पंक्ति बताया, आप स्तंभ भी चेक कर सकते हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी का मान भी उसी का जो मान होता है वो उसी संख्या से गुणा हो जाता है। तो ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी जो है वो 6 नंबर है। उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल में है तो उसे दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी नंबर आपकी जो है 6 है। इसमें यह बताया गया, जैसे हम मान लेते हैं इसका B1 A2 B2 A3 प्लस B3, यानी पहले स्तंभ का जो अवयव है वो दो या दो से अधिक पदों के योग में, तो इसमें देखिए दो पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है, और ये C1 C2 C3 D1 D2 D3 ये है। तो इसको अगर हम लिखें तो किस रूप में, देखिए दो सारणिकों, दो या दो से अधिक, मतलब अगर दो पदों के रूप में लिखा हुआ तो दो सारणिकों के योग के रूप में लिखेंगे, 3 पदों में लिखा हुआ तो उसको 3 सारणिकों के योग के पदों में हम लिख सकते हैं। तो कैसे देखिएगा, यहां से A1 B1 C1 A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, फिर प्लस
अब देखिए ये वाले अवयव B1 B2 B3 और ये वही रहेंगे C1 C2 C3 D1 D2 D3, यानी इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। यदि किसी सारणिक, देखिएगा, किसी सारणिक की किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव, किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखा है, तो उस सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये होती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अगली प्रॉपर्टी जो है 7 नंबर, उसमें यह कहा गया यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा करके, किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ या घटा दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा, जैसे क्या है आपका कि मान लिया ये सारणिक है आपकी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये दिया गया, ये आपको सारणिक दी गई है। अब इसमें हमने क्या किया कि इस सारणिक के दूसरे स्तंभ को हमने एक अचर वैल्यू k से गुणा कर दिया और k से गुणा करके हमने पहले स्तंभ में जोड़ दिया, तो इस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा, A1 प्लस KB1 ये हुआ, A2 प्लस KB2 और A3 प्लस KB3 और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये यही रहेगा। ये बात समझ में आ गई। यानी इसमें यही बताया गया कि यदि किसी सारणिक, भाई ये सारणिक है, कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर वैल्यू से गुणा कर दिया जाए व किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ या घटा दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पे देखा जाएगा तो इसको भाई दूसरी जो हमारा, भाई यहाँ पे KB1 लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरे स्तंभ को, प्रत्येक अवयव को k से गुणा किया गया और उसको पहले स्तंभ में जोड़ दिया गया ले जाकर, तो उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको आइए हम चेक कर लेते हैं, सही है गलत। आइए देखिएगा कैसे होता है। इसका हम RHS ले लेते हैं। RHS ये लिया हुआ है, ये है आपका A1 प्लस KB1 A2 प्लस KB2 और A3 प्लस KB3, ये है आपका, और B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम देखें तो इसको दो पदों में, अभी जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी बताई कि यदि कोई सारणिक का प्रत्येक किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों में लिखा हुआ है तो उसको 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस इसको लिख सकते हैं KB1 KB2 KB3 और ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो जाएगा। अब यहां से ये देखिएगा, ये आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो जाएगा। प्लस के यहां से हम पहले स्तंभ से जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका B1 B2 B3 C1 B1 B2 B3, ये अवयव भी वही हैं आपके, और ये आपका है C1 C2 C3। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको ये भी बताया है प्रॉपर्टी में कि यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्तियां सर्वांगसम हैं तो उस सारणिक का मान जो है वो शून्य होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से देखिएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और ये हो जाएगा प्लस के, और इस सारणिक का मान जो होगा 0 होगा। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3 और ये आपका मिल जाएगा। तो यही देखिए हमारा LHS है, यानी ये जो आपको प्रॉपर्टी बताएगी वो सत्य है। तो इस तरीके से जो है ये इसकी 7वीं प्रॉपर्टी जो थी वो हुई। 8वीं प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि यदि किसी सारणिक में चर x निहित है और सारणिक के अवयव x के बहुपद है, यानी x बहुपद के रूप में है, तो x बराबर a उस सारणिक में रखने पर यदि सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस a जो है वो उस सारणिक का जो है वो गुणनखंड होगा। ये बताया गया है आपको। देखिएगा यहां से, जैसे को दिया गया 1 1 1 x a b x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दिया गया। यदि इसमें हम देखें x बराबर a रखने पर, अगर x बराबर a रखने तो देखिए क्या होगा, 1 1 1 a a b और ये a स्क्वायर और b स्क्वायर,
तो यहां से अगर हम देखें तो इसका जो दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर हम देख लें तो वही जो है वो समान है। भाई ये दोनों स्तंभ समान हो गए कि नहीं? तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मान देखिए x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो गया, इसलिए यहां पर x माइनस a जो है वो सारणिक का एक गुणनखंड है, इसलिए यह जो है वो एक सारणिक का गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से अगर किसी सारणिक में x चर निहित है तो यदि x बराबर a रखा जाए उस सारणिक का मान 0 हो जाएगा, तो x माइनस a जो है उस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। तो ये हो गई आपकी सारणिक से संबंधित इसके जो गुणधर्म थे वो। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जो दूसरी एक्सरसाइज। तो अगला क्वेश्चन हमको यह दिया गया है कि बिना सारणी का प्रसार किए, अर्थात बिना सारणी का प्रसार किए और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। यह आपको सिद्ध करना है। तो यह जो है पहला क्वेश्चन आपको दिया, इसको सिद्ध करना है 0 के बराबर। तो यहां से देखिएगा, इसका हम LHS लेकर चल रहे हैं। यह दिया है x a x प्लस a, y b y प्लस b और z c z प्लस c, ये दिया गया है आपको। देखिए इसको जो है गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो अगर एक चीज हम ये देखें कि यहां से अगर हम ये लिखें कि C1 के स्थान पर अगर हम लिखें कि C1 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, ये लिख दें। अगर C1 के स्थान पे C1 प्लस C2 माइनस C3 लिखें तो देखिएगा यहां से क्या मिलेगा आपको। इसके स्थान पर इन दोनों को योग करके ये घटा देना है। तो ये देखिए x प्लस ए घटाएंगे तो ये 0 बच जाएगा, y प्लस बी और इसको y प्लस बी घटाएंगे ये 0 मिल जाएगा, z प्लस सी माइनस कर देंगे 0 मिल जाएगा। ये a b c और x प्लस ए y प्लस बी और ये z प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको ये बताया था कि यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ का अवयव किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव जो है शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो ये हो गया हमारा LHS। तो इस तरीके से RHS जो है वो बराबर हो गया LHS के, यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो यहां से जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है इसका सेकंड नंबर, उसमें ये भी सिद्ध करना है 0 के बराबर। तो देखिए यहां से LHS लेकर चलेंगे। LHS आपको दिया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। एक चीज यहाँ पे और आप ध्यान रखिएगा, बताना मैं भूल गया हूं। अगर देखिए किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के स्थान पर किन्हीं दो पंक्तियों, दो स्तंभों या तीन पंक्तियों, तीन स्तंभों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ने या घटाने पर, लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह ध्यान रखेंगे। मतलब परिवर्तन होने का मतलब यह नहीं कि तीनों को आपस में जोड़ दिया तो वो यहां पर जो है वो जो मान प्राप्त होगा वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसका मान परिवर्तित हो जाना है। लेकिन वहां पर यह नहीं करना कि ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। अभी मैंने आपको यह भी बताया प्रॉपर्टी में, शायद प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7 थी, कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वही चीज अगर ना गुणा किया जाए तब भी जोड़ या घटा दिया जाए तब भी उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां से आपका देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको 0 करना है, ये प्लस का ये है, ये माइनस का, ये माइनस का भी, ये प्लस का भी, ये माइनस का सी, ये प्लस का सी। तो अगर हम देखें कि अगर प्रत्येक पहले स्तंभ को, दूसरे स्तंभ को, तीसरे स्तंभ को जोड़ दिया जाए तो ये तीनों जो है वो कट जाएंगे, भाई कट जाएंगे वैल्यू। तो देखिएगा यहां से हम लिखेंगे C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, C1 के स्थान पे सबको जोड़ा गया, यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ये किया गया b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये हो गया
फिर सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हो गया आपका। फिर यहां से बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये वैसे लिखा रहेगा, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। भाई जो ऑपरेशन किया गया वो C1 के स्थान पर किया गया, C1 C2 C3 में, यानी जो ऑपरेशन हुआ वो C1 पे हुआ है, यानी इनसे कोई लेना देना नहीं है आपका। तो यहां से अगर हम देखें तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कटेगा, बी से बी, इसमें भी वही बी से बी कट गया, सी से सी कटेगा, बी से बी और ए से ए, तो ये हो जाएगा 0 0 0। ये बचेगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इसका अगर देखें तो प्रत्येक अवयव जो है वो शून्य है, इसलिए इस सारणी का मान जो है वो शून्य होगा, यानी ये हो गया आपका LHS, यानी RHS जो है वो बराबर हो गया LHS के। तो ये जो है आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हुई यूज करने का, यानी इसमें जो है बड़ी आसानी से अगर हमको गुणधर्म याद है तो उनका जो है हम प्रयोग बड़ी आसानी से करके क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दिया गया है, इसको आपको 0 सिद्ध करना है। तो यहां से एक चीज आप ये देखिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अधिक उचित रहेगी। अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर हम समान करना चाहें तो आसान नहीं होगा समान करने के लिए। इसको अगर 9 से गुणा कर दिया जाए, इसमें से माइनस कर दिया जाए, 9 7 63 और 65 से 63 माइनस होगा 2 बच जाएगा। इसको 9 से गुणा किया जाए 72 75 से माइनस करेंगे 3 बच जाएगा। 9 से 9 81 और 86 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, यानी पहली और तीसरी जो है वो समान हो जाएगी। तो यहां से हम इसका LHS लेकर चलते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86, ये आपको दिया गया है। अब एक चीज यहां पे देखिए हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C3 के स्थान पर C3 माइनस 9C2, यानी इसको 9 से गुणा करके माइनस कर देना है आपको। तो देखिएगा 2, इसमें पहले पे कोई ऑपरेशन नहीं किया, इसको वैसे लिख दीजिए, दूसरे में कोई ऑपरेशन नहीं किया, इसको वैसे लिख दीजिए। अब देखिए C3 इसमें किया गया है तो इसको गुणा करके इसमें से माइनस करना है, यानी 65 माइनस 63, 75 माइनस 72 और ये 86 और 9 से इसका जब गुणा करेंगे तो 81, ये आ जाएगा। तो यानी यहां से जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 2 3 5 और 7 8 9। अब यहां से देखिए ये 2 मिला, ये 3 हो जाएगा और ये 5। तो यहां से देखेंगे R1 जो सॉरी C1 जो है C2 के बराबर, C1 बराबर C2, इसलिए इसका जो मान होगा वो बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से LHS जो है वो बराबर हो गया RHS के, और ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इसको भी हमको 0 लगाना है, तो यहां से देखिए क्या होगा, इसका LHS हम लेकर चलेंगे। ये आपको दिया 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B बराबर 0 हो जाएगा। यहां से सॉरी 0 नहीं, LHS लिए हैं नहीं रहेगा, RHS है वो, तो ये चीज हमको 0 सिद्ध करनी। तो एक चीज यहां ये देखें कि क्या हम किन्हीं 2 स्तंभों या पंक्तियों को समान कर सकते हैं। तो यहां से अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो AB AC आ जाएगा और BC यहां पे लिखा हुआ है, BC और AB आ जाएगा, CA यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर गुणा करने पर हम ये देखें कि अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो AB प्लस BC प्लस CA तीनों में मिल जाएगा, और जब तीनों में मिल जाएगा तो वहां से हम जो उभयनिष्ठ है वो कॉमन ले सकते हैं, फिर शायद 1 यहां भी बचेगा 1 यहां भी बचेगा। तो एक चीज यहां से ये देखिएगा, हम यहां से क्या लिखेंगे, C3 के स्थान पे लिखेंगे C2 प्लस C3, ये करना है आपको। तो देखिए यहां से क्या होगा आपका 1 1 1, ये ऐसे रहेगा, BC CA और AB भी वैसे रहेगा, इसको इसमें लिखना है जोड़कर। तो ये BC प्लस AB, देखिए एक अंदर गुणा किया जा रहा है, प्लस AC हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा BC प्लस सॉरी CA, ये जुड़ेगा CA प्लस BC प्लस AB हो जाएगा, और यहां से AB प्लस ये हो जाएगा AC और प्लस BC, ये हो गया। अब यहां से देखिए कि पहले जो तीसरा स्तंभ है वहां से ये कॉमन ले लिया जाए, AB प्लस BC प्लस CA। तो यहां से लिखेंगे C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर तो कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, तो यहां से जब कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा AB BC और CA, ये मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए यहां से 1 1 1 1 1 1 रहेगा,
और ये आपका बी सी, सी ए और ए बी मिलेगा, और यहाँ से भी 1 1 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम ये देखें कि इसके दो पंक्तियां जो है, सॉरी दो स्तंभ जो है C1 और C3 समान है, इसलिए यहाँ से देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ए बी, बी सी और सी ए, और इसकी जो वैल्यू होगी सारणी की वो 0 हो जाएगी, यानी इसका जो टोटल मान आएगा वो आपका 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से LHS जो है वो बराबर हो गया आपके RHS के। ये क्वेश्चन भी आपका सिद्ध हो गया। तो यह था आपका चौथा क्वेश्चन। एनसीईआरटी का राजीव प्रकाशन जो हम चला रहे हैं वो राजीव प्रकाशन की किताब से है, और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे का सारा हम लोग जो हम है हल करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको हल किया जाए। अगर एज अ सेम कंडीशन है तो हो सकता है कहीं कहीं पे एक आध क्वेश्चन छोड़ दिए गए हों आपके लिए, तो उनको आपको करना है। तो ये हो क्वेश्चन हमारा 4। आइए हम देखते हैं अगला पार्ट। से पांचवा क्वेश्चन आपको ये दिया है और ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिएगा, इसका हम LHS लेकर चल रहे हैं। ये आपको दिया है B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, Q प्लस आर प्लस पी और P प्लस क्यू, Y प्लस जेड, Z प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपको दिया गया। तो यहां से एक चीज ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लाना है 2। तो किसी तरीके से देखिए क्या 2 बनेगा। अगर इधर से हम कॉलम को जोड़ रहे हैं तो कहीं 2 नहीं मिलना है। अगर पंक्तियों को जोड़ दिया जाए, यानी अगर R1 के स्थान पे हम लिखें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए B 2 हो जाएगा, A 2 हो जाएगा, C 2 हो जाएगा, इसी प्रकार इधर भी। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, देखिए जोड़िएगा, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहां से मिलेगा B और B यहां से जुड़ेगा, 2B होगा, 2C होगा और 2A हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से 2Q होगा, 2R होगा और 2P हो जाएगा। यहां भी 2Y, 2Z और 2X हो जाएगा। ये हो गया। बाकी ये C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B और P प्लस Q, X प्लस Y, ये ऐसे रहना है। अब एक चीज देखिए, यहां से 2 जो है वो कॉमन है टोटल से, भाई यहां से 2 कॉमन, यहां से, तो टोटल से हम 2 अगर बाहर निकालें, यानी इसको ऐसे पहले लिख लीजिएगा, इसको लिखेंगे तो A प्लस B प्लस C, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, क्रम में कर लेंगे, ये प्लस नहीं रहेगा। यहां से हो जाएगा 2P Q R और यहां से 2 कॉमन, तो X Y Z, ये हो जाएगा आपका। और यहां से C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ये हो जाएगा आपका। अब एक चीज यहां से यह ध्यान दीजिए कि यहां से R1 से C जो है 2 कॉमन है, तो यहां से लिखेंगे R1 से 2 कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लीजिए यहां से, देखिएगा तो ये मिल जाएगा 2, ये बचेगा A प्लस B प्लस C और ये बचेगा P Q R X Y Z, ये बचेगा, और C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X और A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या किया जाएगा, R2 के स्थान पर लिखेंगे हम R2 माइनस R1, दो संक्रियाएं साथ में, R3 के स्थान पर लिखेंगे R3 माइनस R1। तो देखिएगा यहाँ से ये 2 माइनस कर दीजिए, देखिए R2 से R1 माइनस करना है, इससे ये माइनस करेंगे R1, भाई इसमें कुछ नहीं किया गया, इसको ऐसे लिखना है आपको, और ये भी वैसे लिखना है आपको, R1 में कोई संक्रिया नहीं। फिर देखिए क्या करना है, R2 के स्थान पर यहाँ पे लिखना है R2 माइनस R1, इससे ये माइनस करना, तो देखिए माइनस करेंगे तो C और A कट जाएगा, C और A कट जाएगा, माइनस का B बच जाएगा, और यहाँ से R और P कट जाएगा तो माइनस का Q बच जाएगा, और यहाँ से Z और X कटेगा, माइनस का Y बचेगा। अब यहाँ से देखिए R3 में R3 माइनस R1, इससे ये घटाना है, इससे ये घटाना, तो A और B जो है माइनस हो जाएगा, माइनस का C बच जाएगा। यहाँ से P और Q माइनस, तो माइनस का R बचेगा। X Y से ये घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का Z बच जाएगा। ये वैल्यू आपकी बच गई। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से हम ये लिखेंगे R1 के स्थान पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 के स्थान पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिएगा भाई इन दोनों को ले जाकर इसमें जोड़ देना है, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो माइनस B माइनस C कैंसिल हो जाएगा, A बचेगा। यहाँ से Q और R कैंसिल हो जाएगा, P बचेगा। Y और Z कैंसिल हो जाएगा, X बचेगा, और माइनस का B, माइनस का Q, माइनस का Y, माइनस का C और माइनस का R और माइनस का Z बचेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -1 और यहाँ से भी -1, तो ये बचेगा आपका APX
बी क्यू वाई और सी आर जेड, ये बचेगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 1 भाई प्लस की 1 होगी, तो यहां से आपको मिलेगा ए, यहां से मिलेगा 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, यही आपका आर एच एस, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको दिए जाएं वो अगर आपको गुणधर्म याद है तो बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और गुणधर्म जो आपको दिए गए यहाँ पे सारणिक में सूत्र का काम करेंगे, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके लिए जो है एक एक क्वेश्चन हर गुणधर्म पर आप हल कर लीजिए, इससे जो है आपके याददाश्त की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी अधिक समय तक टिकाऊ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।